हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में, जो कि वेलिंगटन वुमेन का घर है। एज यूजुअल वेलिंगटन वुमेन बहुत ज़्यादा पहले ही क्वालिफाई लगभग कर चुकी है, लगभग नहीं क्वालिफाई कर चुकी है होम फाइनल के लिए। और ऑकलैंड वुमेन टेक्निकली तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और अभी समझ लो यहाँ पे भी वो पीछे ही चल रहे होंगे इस वेलिंगटन वुमेन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग चांस नहीं है कि वो कोई पॉइंट निकाल पाएंगे। तो उनके लिए टूर्नामेंट फिर से ख़त्म होने जा रहा है काफ़ी पहले ही। और बाकी तो दो स्पॉट्स हैं जो एलिमिनेशन फाइनल खेलेंगे, वहाँ पे कैंटरबरी और ओटागो मशक्कत कर सकते हैं एज़ यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड। और न्यूजीलैंड के नेशनल टीम के प्लेयर्स जाने के बाद बाकी टीमों को तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, ये थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन वगैरह वो करने में। लेकिन वेलिंगटन वो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। इवन उन्होंने लास्ट मैच में कैंटरबरी को नेस्तनाबूद कर दिया था। बैटिंग से भी 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया है और बॉलिंग भी करके 93 पर निपटा दिया था, जो उनका लास्ट मैच था। ऑकलैंड वुमेन भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस उन्होंने करा था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर सिर्फ 92 रन उन्होंने बना के उसको डिफेंड कर लिया था। बैटिंग तो चलो अच्छी नहीं हुई, लेकिन बॉलिंग धमाकेदार करी थी उन्होंने उस मैच पे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने भी काफ़ी खराब बैटिंग करा था। तो जो भी हो, तो दोनों ही तरफ से आप ये चीज़ें कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों ने बॉलिंग तो बेहतर करी है। हालांकि वो टीम थी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की टीम, जिसको ऑकलैंड हरा के आई है, और कैंटरबरी को हरा के आई है वेलिंगटन वुमेन की। तो दोनों में डिफरेंस है। और बैटिंग की बात अगर करें तो ऑकलैंड की बैटिंग के बारे में जितनी कम बातें करें उतनी ही बेहतर। ठीक है, उसमें उनका कोई स्ट्रेंथ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और अभी भी वो चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे भी नाम देखकर भी आप समझ चुके होंगे कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बनानी है। 7 प्लेयर्स जहाँ पे आप रख सकते हैं, वहाँ पे 7 प्लेयर्स आपको वेलिंगटन वुमेन की तरफ से रखना है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी वेलिंगटन वुमेन के सपोर्ट्स में ही आपको रखने हैं। ठीक है, ऊपर से होम टीम और है, तो वो तो बन ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। कुछ चेंजेस हैं वेलिंगटन वुमेन की टीम में भी और ऑकलैंड वुमेन की टीम में भी। तो वो प्लेयर्स जो नहीं है उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता था, उनके जगह पे जो खेल रहे हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के मैच के रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट गया होगा। वोन वाला तो ठीक ठाक ही गया होगा, ऐसा कोई बुरा नहीं था। मेंस वाला धमाकेदार रिजल्ट गया हमारे लिए। अगर आपके किसी ओपोनेंट ऐसे नहीं आए होंगे जिन्होंने जेक गिब्सन और एंगस मैकेंजी दोनों को रखा होगा, जिससे चांसेस बहुत ही कम होंगे, तब तो आप आराम से जीत गए होंगे। एंगस मैकेंजी के बारे में हमने कई बार बता के रखा हुआ था कि अगर वो बॉलिंग सेकंड करे तो हमारे टीम में होंगे। मिच हे के बारे में बताया था, केन मैकलोड के बारे में बताया था। तो सारे के सारे प्रेडिक्शन सही गए थे और आई होप आपने काफ़ी इजी विन करा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ऑकलैंड एक मैच जीती भी है आखिरी 5 में, और अगर मतलब ये वाला मैच ही वेलिंगटन वुमेन जीत जाती है तो 5-0 हो जाएगा एक और फिक्सचर में उनके लिए, जो लगभग लगभग हर फिक्सचर में उनके लिए होता है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैच में तो क्या हुआ है। क्योंकि ये दोनों टीम जो है, मतलब वेलिंगटन का जो लास्ट मैच था, सेकंड लास्ट मैच था, वो ऑकलैंड के अगेंस्ट में ही था। तो और वो बहुत दिन पुराना मैच भी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ वेलिंगटन वाले मैचेस जो है उन पर हम ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। ऑकलैंड में मैच हुआ, 117 रन बनाए ऑकलैंड ने। बैटिंग की तो बात छोड़ ही दो, बहुत कम रन उन्होंने बनाया था। लीड करने वाले जो बॉलर्स थे कोई वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पर्किंस के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं, और जेटली जो करंट स्कोर में है। वेलिंगटन की बैटिंग भी यहाँ पर बेहतर नहीं हुई थी। मैडी ग्रीन जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में अच्छा करती थी, ऑफकोर्स वो अवेलेबल तो नहीं है। बॉलरों में से आपको हडलस्टोन दिख जाती हैं जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, बाकी कोई भी प्लेयर नहीं खेल रही है। ठीक है, तो एक पर्किंस और एक हडलस्टोन, ये दो नाम अपने को मिले हैं जहाँ पर एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में ऑकलैंड वुमेन की चीज़ हमें दिख रही है। और यही चीज़ जनरली होता भी है जब भी ऑकलैंड जीतती है, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही कम आपको देखने मिलेगा कि ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी हो रही है। अगला मैच उसी सीजन का प्रिलिमिनरी फाइनल था। वेलिंगटन ने बैटिंग अच्छा कर दिया, और ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, जोनास भी नहीं है। हडलस्टोन का खाली 1 विकेट, बाकी ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई। फिर से खराब बैटिंग इनकी तरफ से। आर्मस्ट्रॉन्ग पर्किंस ने थोड़े बहुत रेजिस्टेंस दिखाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है इनका। बाकी मैडी ग्रीन का मानिका सिंह का 1 विकेट था, बाकी कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। और वेलिंगटन ने ये मैच जीत हासिल कर लिया, और यहाँ से लगातार वो मैचेस जीतते ही जाए हैं। अगला मैच और पहला मैच जहाँ पे वेलिंगटन में मैच देखने मिल रहा है। इस बार वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करके बनाया 143। सिर्फ रेबेका बर्न्स जो अच्छा कर रही है इस सीजन में, और सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये होता है कि ये कैचिंग पोजीशन में खड़ी रहती हैं, तो ओवरऑल भी अच्छे पॉइंट्स देखे जाती हैं। तो इनके रन हैं। हडलस्टोन लगातार 3 मैच में इनके नाम आए हैं, तो इनके हैं, बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड की बैटिंग वापस से खराब रही, जहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाया था, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है बाकी। और कैस्परिक की बॉलिंग जेटली डाउटी के साथ। जेटली पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में खाली, तीसरे मैच में फिर से 1 विकेट। डाउटी भी स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा टीम को खिलाती है भी या नहीं।
अगला मैच ऑकलैंड में हुआ, वापस से ऑकलैंड की बैटिंग खराब, इस बार वो ऑल आउट हो गए। फिर से कैस्पेरिक के 2 विकेट सबको दिख जाते हैं। वेलिंगटन को भी थोड़ा मशक्कत करना पड़ा बैटिंग से, लेकिन जीत गए। जहाँ पर करंट स्क्वाड में बस खाली आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग का लगभग कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आ रहा है, बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, कुछ तो कर रहे हैं वो, ठीक है। हडलस्टोन का भी नाम था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। आखिरी मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में कुछ दिन पहले ही हुआ था। वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करके 131 का स्कोर बनाया था। बहुत बड़ा टोटल भी नहीं था, क्योंकि ऑकलैंड ऐसे बॉलिंग साइड इतनी खराब भी नहीं है। ये एक मैच था जहाँ 150 बना, नहीं तो उसी के नीचे ही बन रहा है। लेकिन बैटिंग बहुत ही खराब है ऑकलैंड की तरफ से, तो वो हमें दिख रही है। बर्ड्स का नाम आया है फिर से। बाकी मकाइल टम्पल्टन ने यहाँ पर 2 विकेट निकाला हुआ था। लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो चल गई थी। बाकी एम्बी हकर के 1 विकेट थे। ऑकलैंड ने रन को चेस कर नहीं कर वो पाए, जहाँ पर शशि शारी के परफॉर्मेंसेस थे। बाकी कैस्पेरिक, कई बार इनका नाम आ चुका है। केटलिन किंग, जिनके रोल अभी बढ़ गए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के जाने के बाद। निकोल बेट, जो जब से इनको मौका मिला है हर मैच में लगभग परफॉर्म कर रही हैं। और ये 3 के यहाँ पर हमें बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिख रहे हैं। तो जो मोटा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑकलैंड की बैटिंग के बारे में जितनी बातें कम करें उतनी बेहतर। बॉलिंग ठीक ठाक हो रही है, मतलब शायद विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकाले, लेकिन रन तो रोक रहे हैं। और इस मामले में हमने कुछ बॉलर्स का नाम देखा है, जिनमें से हडलस्टोन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, इनके नाम आए हैं। एना पीटरसन नहीं, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ नाम अपने को देखने मिले हैं। बैटिंग से भी 1-2 बार 25-30 का रन बनाया है, 1 आध विकेट है, बस। इससे ज़्यादा देखो करंट स्क्वाड में पुराने प्लेयर्स कोई नहीं है। केटी बर्गे से कुछ नाम है, लेकिन उनका तो अभी देख ही रहे हो आप, बैटिंग में डिमोशन हो चुका है, फॉर्म का भी कोई अता पता नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये 3 प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स हैं, इनके अपने को नाम देखने मिले हैं। वेलिंगटन की तरफ से जो करंट स्क्वाड में है, उनमें से कैस्पेरिक ही मोस्टली आपको दिख जाती है। बाकी लास्ट मैच में केटलिन किंग, निकोल बेट, इनके भी नाम अपने को देखने मिले हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अगर हम वेलिंगटन वाले मैचेस को फोकस करें, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें ये वाला मैच मिलता है जो लास्ट मैच था यहाँ पे। वहाँ पे हमें बर्न्स, हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, कैस्पेरिक, ये मेजर परफॉर्मर्स देखने मिली है। और ऑफकोर्स वेलिंगटन में जीती है, अच्छी बैटिंग भी करी, अच्छी बॉलिंग भी करी। और उसके पहले जो वेलिंगटन का मैच था, नहीं, यही एक लौता मैच है आखिरी 5 में। तो आखिरी 5 में 4 दफ़ा ऑकलैंड पे मैच हो चुका है वैसे, और एक ही बार वेलिंगटन में हुआ था। ऑफकोर्स वो मैच वेलिंगटन जीती है, जहाँ से हमने को ये परफॉर्मेंस देखने मिली थी। रेबेका बर्न्स, होली हडलस्टोन, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग और ली कैस्पेरिक, ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी टीम में वैसे भी होंगी, तो इनके बारे में ज़्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएँ, तो केटी बर्गीज के थोड़े बहुत नाम आपको देखने मिलेंगे, बाकी कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है। और ये नाम आपने ऑलरेडी ऊपर भी देख लिया होगा, हडलस्टोन का भी नाम आपने ऊपर देख लिया होगा, तो बताने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। देखो, ये घर है वेलिंगटन का, हर जगह वो ऐसे भी जीतते हैं, तो ये ग्राउंड क्या ही अलग है। तो फिर भी देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। कि अभी क्योंकि एमिलिया कर्र, सोफी डिवाइन नहीं है, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध नाम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला मैच है, वेलिंगटन बना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ। वेलिंगटन ने बनाया 154, जहाँ पर आपको कैस्पेरिक दिख जाती है। न्यूटन अवेलेबल नहीं है, न्यूटन को मेरे ख्याल से रेस्ट दिया गया है, जो भी है 100 पर निपटा दिया नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर कैस्पेरिक की बॉलिंग काम पे आई थी। बाकी मानेका सिंह जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, तो कैस्पेरिक ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी बढ़िया करी, और मानेका सिंह का 1 विकेट जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। अगला मैच 12 ओवर का मैच हुआ, जहाँ पर बर्न्स दिख जाती हैं आपको, कैस्पेरिक के 1 विकेट, मानेका सिंह के 1 विकेट, जेटली के 2 विकेट। जेटली यहाँ पर ऐड हुई है, बर्न्स ऐड हुई हैं, कैस्पेरिक और मानेका सिंह ऊपर भी थी, यहाँ पे भी है, 1 आध विकेट ही सही, लेकिन है। इस सीजन का पहला मैच जो हुआ, वहाँ पे 146 बनाया था, ओटा को चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पे भी कैस्पेरिक आपको दिखते हैं, जेटली दिखते हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। मानेका सिंह यहाँ पे मिस हो गई। अगले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे भी कैस्पेरिक का 1 विकेट था। ये बारिश वगैरह हुआ था, तो बॉलिंग उतना सही नहीं हुआ था। बर्न्स के कुछ स्कोर से, और वेलिंगटन ने बारिश के रेन इफेक्टेड मैच में इजीली जीत हासिल कर लिया। आखिरी मैच जो हुआ था, ये आखिरी मैच इस ग्राउंड पे भी था, और ये पहला मैच भी था जहाँ पे एक टूटी फूटी टीम को लेकर उतरना पड़ रहा था। टूटी फूटी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे वेलिंगटन की तरफ से, तो उनको लेकर उतरना पड़ रहा था। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा कि क्या पता टीम कॉम्बिनेशन सही बने या ना बने, तो उसका मतलब रिफ्लेक्शन ये दिखाया वेलिंगटन ने कि बैटिंग फर्स्ट करके 200 रन बना दिए उन्होंने, जहाँ पर कुछ बैटिंग ऑर्डर में अपने को चेंज देखने मिले। बर्न्स तो चलो है ही, ओपनिंग कर रही थी, न्यूटन भी ओपनिंग कर रही थी एज यूजुअल, लेकिन न्यूटन ने कुछ स्टार्स भी लिए थे। उसके अगले मैच में जो मतलब ये वाला मैच जो है, जहाँ पे ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पर उनको ड्रॉप कर दिया गया। मैकफैडियन आई थी नंबर 3 पर, और मैकफैडियन अगर आपको नहीं पता हो, तो मैकफैडियन जो 50 ओवर टूर्नामेंट होते हैं, जो हैलिबर्टन जॉनसन स्टील जो होता है, वहाँ पर ये ओपनिंग भी करती है। अभी क्योंकि न्यूटन नहीं है स्क्वाड में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ओपनिंग कर सके। और भी ऑप्शन है, बातें करेंगे उनके बारे में। बाकी चार्ली नॉट और लॉरा हैरिस, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई थी, मैंने बताया हुआ था इनके बारे में। और हैरिस के बारे में मैंने बताया हुआ था कि बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और उस मैच में उनका सिलेक्शन मेरे ख्याल से 15-20 के आसपास ही था।
27-28 गेंदों में ये रन बनाया था उन्होंने। बाकी नॉट ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और याद रखना ये 4-5 नंबर बैट करने आई थी। नॉट शायद चौथे नंबर पर और हैरिस 5वें या 6ठे नंबर बैटिंग करने आई थी। उसके बाद ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया, नहीं तो 170 तक तो बन ही जाता, 170-180 दिख रहा था प्रोजेक्टेड स्कोर, उसको 200 तक पहुंचा दिया इन दोनों ने मिलकर, ठीक है। और ये दोनों सेम टीम के होकर ऑस्ट्रेलिया में भी खेलती है, यहाँ पे भी खेल रही हैं, तो वो पार्टनरशिप भी बढ़िया बना इन दोनों के बीच में। बॉलिंग पे भी नॉट ने 1 विकेट निकाला हुआ था, तो एमिली याकर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो ये होती हुई दिख रही है। बाकी कैस्परक तो है ही, जेट ली, मानिका सिंह ये भी रही हैं। केटलिन किंग, इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई और इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा। निकोल बेट तो मैंने बता ही दिया ऊपर कि जब से इनको मौका मिला है हर मैच में परफॉर्म कर रही है। लोअर लेवल में इतना बढ़िया विकेट टेकर वो नहीं रही है जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने अभी करके दिखाया है। और केटलिन किंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्लचेस में विकेट लेने वाली बॉलर है। शायद कंसिस्टेंट विकेट आपको नहीं लेके देंगी, लेकिन जिस दिन लेती है बंचेस में लेती हैं, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी करा। 3 विकेट लेके चली गई और सबसे बेहतर बॉलर के तौर पे वो उभर के आई, ठीक है, जिनके बारे में किसी ने भी उस तरह का सोचा भी ना होगा। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि मेन बॉलर्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारे, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को देखने मिल रही है। देखो पुराने प्लेयर्स में से वही मानिका सिंह, जेट ली, कैस्परक ये आपको देखने मिलेंगे, लेकिन नए जो प्लेयर्स हैं उनमें से ये परफॉर्मर्स अपने को देखने मिले हैं। और एक ही मैच क्योंकि खेला है इस नए कॉम्बिनेशन के साथ वेलिंगटन वुमेन ने, तो ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो परफॉर्मर्स हैं उस हिसाब से आप कुछ सोच सकते हो, तो उसके हिसाब से हम हमारा टीम जो है बनाएंगे आगे जाके। बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ से, तो ऑकलैंड की तरफ से जो मेजर चेंज है कि उनकी जो कैप्टन है लॉरेन डाउन वो नहीं खेलेंगी, और प्रू कैप्टन जिन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग से तो कुछ नहीं करा है उन्होंने अभी तक, लेकिन बहुत सारे कैचेस पकड़े थे लास्ट मैच। उनकी फील्डिंग की वजह से भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं ऑकलैंड वुमेन की टीम जीती है। रन आउट करा था, कैचेस पकड़े, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। जो प्लेयर इंक्लूड हुई है वो है एना ब्राउनिंग। वो टीम में आई कैसी थी पहले भी वो भी किसी को नहीं पता था, और जब वो आई परफॉर्म करा उसके बाद अचानक से ड्रॉप भी हो गई। अभी फिर से उनको अचानक से मौका मिल गया है, और जब वो पहले खेल रही थी मतलब ड्रॉप होने से पहले, तो वो ओपनिंग भी कर रही थी, तो पॉसिबिलिटी है कि टॉप ऑर्डर में वो आपको दिख जाए और प्रू कैप्टन नंबर 3 पे आ जाए। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको लाइन आने पता चल जाएगा। बिल आर्मस्ट्रॉन्ग, केरी पर्किंस, हडलस्टोन, यहाँ पे स्काई बाउडन या एम्बर्ली पार शायद इनका नाम है, एम्बर्ली पार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में एक मैच खेला था जहाँ पे उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले थे। बहुत हाइप करने वाला कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लोअर लेवल में। मॉली पेनफोल्ड, एमी हकर और यहाँ पे अरविंद दोनों हैं। मुझे नहीं पता इनका रोल क्या होने वाला है, लेकिन हाँ 11 प्लेयर्स की टीम होगी तो ये खेलेंगे। इनमें से देखो आप ज़्यादा प्लेयर्स को लोगे नहीं, ठीक है, और ऐसे प्लेयर्स को ही लोगे जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, जिनमें से हडलस्टोन और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग का रोल बढ़ सकता है। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग जनरली 1 से 2 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रही है। अभी क्या है, आर्लिन केली नहीं है, मॉली पेनफोल्ड, एमी हकर, यही दोनों इनके मेन बॉलर्स हैं। और मॉली पेनफोल्ड ने लास्ट में काफ़ी बढ़िया बैटिंग भी करी थी, ठीक है, बॉलिंग से भी 1-2 विकेट निकाला हुआ था, तो उनका है। तो ये दोनों चलो हो गए, इनके तो 8 ओवर्स और इनके 12 ओवर्स कहीं नहीं गए। बाकी के जो बॉलिंग के ओवर्स बचेंगे, यह है बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, एना ब्राउनिंग, और यहाँ से अगर ये पार वगैरह इनको सही से मौका मिलता है तो इनको बॉलिंग मिल सकती है। तो उम्मीद कर सकते हो आप कि बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को थोड़ा ज़्यादा ओवर मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 4 प्लेयर्स लेने हैं, पहले तो अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो वहाँ पे केटी पर्किंस को भी शायद आप स्किप कर दो। आप चाहोगे ऐसे प्लेयर्स को ही लेना जो आपको बॉलिंग से 1-8 विकेट का ही जो पॉइंट होगा, वो भी कोई बैटिंग ऑप्शन शायद कंसीडर ना कर पाए ऑकलैंड की तरफ से। लेकिन अगर आप बाकी साइड्स में खेल रहे हो तो बैटिंग से तो केटी पर्किंस आपके लिए हो गई, ठीक है। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, ये भी दोनों भी हो गई, थोड़ा बहुत नाम भी है, बॉलिंग भी हो सकता है आर्मस्ट्रॉन्ग इस बार ज़्यादा कराए। और चौथा प्लेयर मॉली पेनफोर्ड के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग कर लेती हैं थोड़ी बहुत, या फिर ऊपर जो प्रू कैप्टन वगैरह वो हैं उनके साथ भी आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि बैटिंग ऑप्शन के तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी सारे बैटिंग ऑप्शन होंगे सामने वाली टीम से भी देने लायक, तो 3 बैटिंग ऑप्शन तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही होगा, मॉली पेनफोर्ड या एमी हकर में से किसी एक को ले लो जो आपके लिए बॉलिंग कुशन दे सकती हैं। और अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो जहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तब तो आप आराम से मॉली पेनफोर्ड को ले सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो 2 प्लेयर को भी लेकर चल सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी साइड्स में जहाँ पर आपको मिनिमम 4 प्लेयर्स लेने होते हैं, वहाँ पर हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, पर्किंस और चौथा प्लेयर मॉली पेनफोर्ड, ये मेरे ख्याल से सही ऑप्शन हो सकती हैं। बात करते हैं वेलिंगटन की तरफ से, तो रेबेका बर्न्स का तो ओपनिंग स्लॉट पक्का है। यहाँ पे ओपनिंग चार्ली नॉट भी कर सकती हैं। चार्ली नॉट अगर आपको नहीं पता हो, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन के होकर जब वो खेलती हैं तो वो ओपनिंग ही करती है, ठीक है। तो इनका बनता है ये ओपनिंग कर सकती हैं, नहीं तो मैकफैडियन भी ओपनिंग कर सकती हैं, तो वो आपको लाइन बार पता चल जाएगा। उसके बाद हैरिस
4 से 5 के बीच में ही वो बैटिंग आएंगी, उसके ऊपर उनको नहीं भेजा जाता है कि इनका रोल हिट करने का ही होता है। ये कोई स्टेबिलिटी देने वाली बैटिंग ऑप्शन नहीं है, आके डिफेंड करने वाली वो प्लेयर ये नहीं है। ये आते ही हिट करने लग जाती हैं और इनका टारगेट यही होता है 200, 250, 300 का स्ट्राइक रेट रन बनाने का है। ठीक है, ऐसे प्लेयर्स थोड़े से हिट ऑन मिस होते हैं, लेकिन अगर चल गए तो आसमान तक पहुंचा देंगे, ऐसे प्लेयर्स होते हैं। बाकी कैस्परेक तो मस्ट है ही, कैस्परेक, यहाँ से निकोल बेड, ये तो आपकी टीम में होंगे ही। यहाँ से चार्ली नॉट भी होंगी, यहाँ पर ऊपर रेबेका बर्न्स भी होंगी, तो 4 प्लेयर्स तो यहाँ पर हो ही गए। कीपर भी मैकफैडियन ऑलमोस्ट डिफॉल्ट है, इनको बैटिंग भी ढंग से मिलेगी, कीपिंग के पॉइंट भी यही ज़्यादा दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गए 5 प्लेयर्स। छठा प्लेयर हैरिस, अगर बैटिंग ऑप्शन देख रहे हो तो नीचे आओगे, ज़ारा जेटली, मानेका सिंह, एक एक करके विकेट्स इनके रहे हैं। ज़ारा जेटली थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि बंचेस में लेने के मामले में आगे रहती है, मानेका सिंह के ओवर्स कंप्लीट कराए नहीं जाते हैं, तो ये दोनों का होगा। लेकिन एक प्लेयर जिनको इंक्लूड किया जा रहा है और मुझे उम्मीद भी है कि इनको सही से टीम यूज़ करेगी, वो है केट चैंडलर। केट चैंडलर बहुत कंसिस्टेंट विकेट टेकर कभी नहीं रही है, लेकिन अगर टीम इनको सही से यूज़ करती है ना, तो ये एक ऐसी बॉलर है जो बंचेस में विकेट निकाल सकती हैं। ठीक है, इन्होंने हर फॉर्मेट में ये काम करके रखा हुआ है और कोई जब इनसे कोई उम्मीद नहीं रखता है तभी जाके ये चीज़ वो करती हैं, तो ये बहुत बढ़िया पंड बन जाती है कुछ मैचेस में। मुझे पता नहीं कि टीम इनको पहली बात तो बॉलिंग देगी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मुझे दिख रहा है यहाँ से, नॉट, कैस्परेक, बेड, जेटली, मानेका सिंह, ये 5 शायद मेन बॉलर हो जाए और केटलिन किंग भी है, तो 6 बॉलर्स तो यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। तो चैंडलर शायद 7वां बॉलिंग ऑप्शन हो, जो भी टीम करा सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे बॉलर्स को बॉलिंग दे रही है। और मैं तो ये लास्ट जो स्लॉट है डाउटी या ओलिविया बॉबिन में से, इनका तो मैं कंसिडर कर भी नहीं रहा, उसके बाद भी मेरे को 7-8 बॉलिंग ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को डाउट है। लेकिन हाँ, अगर कराती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है इस वाले मैच पे नहीं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं भी तो आपको ये दिखी जाएंगी। ठीक है, और इनके पास एबिलिटी है कि ये बंचेस में विकेट निकाल सके। और इनके ऊपर ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने वाली जो टीम है उनकी बैटिंग की हालत कतई ख़राब है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो जो कोर है हमारा, बर्न्स, मैकफैडियन, नॉट, हैरिस, कैस्परेक, बेड, ये 6 प्लेयर्स हमारे कोर को बनाएंगे। 7वां प्लेयर या तो आप केटलिन किंग को ले सकते हो, या तो वो ज़ारा जेटली के साथ जाके आप सेफ रह सकते हो। ठीक है, केटलिन किंग शायद आप बाकी साइड्स में नहीं ले पाओ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में कैस्परेक, हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, बेयर्ड 4 आपके लिए हो जाएंगी, तो केटलिन किंग को मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कर सकते हो तभी की मैं बात कर रहा हूँ। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें, विलिंगटन के ऊपर कैस्परेक और नॉट के आसपास लोग जा सकते हैं। नॉट का भी एमिलिया कर जैसा ही रोल बन रहा है, टॉप ऑर्डर मतलब 3-4 तक बैटिंग भी आ जाती है, बॉलिंग भी ठीक ठाक करवा रही है, विकेट भी निकाला लास्ट मैच में और सही परफॉर्मेंस भी है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। उसके बाद बेयर्ड और बर्न्स, ठीक है, बर्न्स को कैप्टन ना बनाए कोई भी, लेकिन टीम में लग सकते हैं लोग। हैरिस उसके बाद हिट और मिस है, लेकिन अगर चल गए तो बहुत लंबा खींच सकती हैं। हालांकि ऑकलैंड ऐसे बॉलिंग साइड इतनी बुरी नहीं है, तो शायद आप इनको कैप्टन वगैरह नहीं बनाओ, लेकिन टीम में रख सकते हो। केटलिन किंग, चैंडलर, वो आखिरी जो बॉलिंग ऑप्शन है उनमें से देख सकते हो आप। ऑकलैंड की तरफ से हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों सबके टीम में होंगे और इन दोनों को ही आप मिनिमम रखना पसंद करोगे अगर आप कहीं भी खेल रहे हो, इवन ड्रीम इलेवन में भी खेल रहे हो। उसके बाद ब्राउनिंग लेना बहुत मुश्किल होगा, ऑलराउंडर सेक्शन में होंगी तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। परकिंस उसके बाद, और कोई ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जिनके ऊपर हम सोच सकें। मॉली पेनफोल्ड वगैरह ले सकते हो आप, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग भी करी थी, बॉलिंग भी सही कराया था, तो उस हिसाब से। अच्छा, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। देखो, किमिंस अगर बैट फर्स्ट करती हैं तो लेके चलना, अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो एक बार के लिए आप सोच सकते हो उनके जगह पे किसको ले सकते हो, बताता हूँ मैं आगे। बाकी बर्न्स, कैस्परेक, नॉट और काइंड ऑफ जेटली या मानेका सिंह में से एक को लेके चलना है। मैकफैडियन मेरे लिए बेटर कीपर ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर बैटिंग भी आती है, कीपिंग के पॉइंट से वही दे रही है, तो इसलिए किसी भी साइड में वो मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। हडलस्टोन शायद मैं ऑकलैंड की तरफ से अगर एक ऑलराउंडर मेरे को लेना है तो मैं इनको लूँ। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ना, जिनको मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, टेम्पल्टन को तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, उनका तो मैं कंसिडर कर भी नहीं रहा। केटलिन किंग इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर ले गई तो बंचेस में लेके जाती हैं। निकोल बेड, जिनको मेरे को लेना था, और यहाँ पर बिला आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर यहाँ पे आप निकोल बेड को लेते हो तो 7 प्लेयर्स यहाँ से आपके लिए हो गई। मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अभी भी ओल्ड रूल फॉलो होता है, तो निकोल बेड यहाँ हो गई। 4 ऑलराउंडर्स अपने यहाँ से हो गए, ठीक है। बॉलर्स आप और एक बैट्समैन आपको लेना है, बैट्सवुमन आपको लेना है ऑकलैंड की तरफ से, तो बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर खुल जाती है कौन, एमी हकर, और यहाँ से एम्बर्ली पार भी हो सकती है, लेकिन एमी हकर परसेंटेज ज़्यादा है तो इनकी तरफ चलो। और बैटिंग सेक्शन में आपके पास डिफॉल्ट यहाँ पर हो जाती है केटी परकिंस। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर ऑकलैंड पहले बॉलिंग करती है तो शायद आपके काम पे आ जाए, मतलब वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा अलग करना है, अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कर रही है, तब आपको कुछ सोचना है
यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास होगा ना वो होगा केट चैंडलर का। जनता इनके तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, इनको बैटिंग सेक्शन में देख के नीचे नाम देख के वैसे भी नहीं जाएगी, लेकिन ये बॉलिंग कराती हैं और ये टिपिकल बॉलर ही है, ठीक है ना, इनको बैटिंग से उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर, ये बॉलर ही है। पता नहीं बॉलिंग मिलेगी या नहीं, मैं इस मैच की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में भी आपको कहीं ना कहीं पे काम करते हुए दिख जाएंगे। तो अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग कराती है तो ये एक चांस है जो आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर केटलिन किंग भी आपको मिल जाएंगी, जिनके ऊपर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके ऊपर अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी देखो जेट ली, मानेका सिंह दोनों खाली प्रॉपर बॉलर्स हैं जो बॉलर सेक्शन में लिस्टेड होंगे। मॉली पेनफोर्ड सबके टीम में होंगी, और काइंड ऑफ पॉसिबल ये भी है कि एमी हकर भी सबके टीम में होंगी, और जेट ली और मानेका सिंह में से कोई एक प्लेयर को लेके जाए। बार बार सुन लेना, मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अभी भी ओल्ड रूल फॉलो होता है, नए रूल वाले साइड्स की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब ड्रीम 11 की ऑफकोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे टॉस के ऊपर डिपेंड करके। ऑकलैंड की बैटिंग से हमें उम्मीद नहीं है, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो हम कोशिश करेंगे 4 से 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स को लेकर चले, ठीक है। इनके पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है, वेलिंगटन की तरफ से किसको बॉलिंग मिलेगी, कौन एक आध विकेट लेके जाएगा अपने को नहीं पता, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम बॉलर को लेकर चलने की। और अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग करती है तो तब भी मिनिमम 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। बैटिंग से थोड़ा ज़्यादा टिप तक आप बैटिंग को ले जा सकते हो। याद रखना ऑकलैंड बॉलिंग साइड उतनी बुरी नहीं है, बैटिंग भले ही उनकी कितनी खराब हो, ठीक है। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें तो कैस्पर एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप रिकॉर्ड्स की मानो तो, लेकिन अभी बहुत सारे प्लेयर्स को मौके वो उनकी टीम दे रही है तो उनका रोल थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है मुझे लगता है, क्योंकि एक्सपोजर मिलना चाहिए बाकी प्लेयर्स को भी, उनको भी तैयार करना पड़ेगा फाइनल के लिए, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कैस्पर को आप भरोसा रख सकते हो, वो कैप्टन भी है टीम की, या फिर आप चार्ली नॉट को भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों के साथ आप वाइस वर्सा कर सकते हो। इसके अलावा निकोल बेट एक ऑप्शन बन जाती है। ये 3 मुझे लगता है सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन में बर्न्स और हैरी या लॉरा किमिस जो भी आप बोलो, ये दोनों सेम ही है, लेकिन बैटिंग ऑप्शन आप शायद कैप्टन हसन नहीं बनाना चाहोगे। ये 3 ऑलराउंडर्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होंगी। बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पर केटलिन किंग को ट्राई कर लेना, ये बंचेस में विकेट लेती है लेकिन इनकन्सिस्टेंट है, इसलिए मैं स्मॉल लीग में कैप्टनसी के लिए इनको नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।